द सूत्र के हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम हेल्थ सूत्र में आपका स्वागत है और हमारे साथ है डॉक्टर संजय गुप्ता जो मध्य प्रदेश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और पिछली कड़ी में हमने आपको ये दिखाया था और डॉक्टर संजय गुप्ता से ही हमने बात की थी। उन्होंने बताया था कि किडनी की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं, क्या वजह होती है, उसका उपचार क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आज हम डॉक्टर संजय गुप्ता से यही जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आपकी बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब ये बताइए कि पिछले दफ़ा हमने जब बातचीत की थी तो उसमें आपने बताया था शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने और यदि हो जाए तो फिर क्या उपचार होना चाहिए। लेकिन किसी को बहुत एडवांस स्टेज की बीमारी हो चुकी है किडनी की, तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे कैसे वो ट्रीटमेंट ले सकता है। एडवांस किडनी की बीमारी जब हो जाती है तो उसको इरिवर्सिबल किडनी फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिसीज कहते हैं या ESRD कहते हैं हम लोग। किडनी की साइज छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और उसकी कार्यक्षमता जब 10% से नीचे चली जाती है। देखिए, बॉडी में बड़ी ग्रेट कंपेंसेटरी पावर होती है। जब तक किडनी का फंक्शन दोनों गुर्दे मिलाकर 10% के नीचे नहीं पहुंच जाता है तब तक व्यक्ति उसको कंपेंसेट करता रहता है और हम दवाइयों पे उसको चलने देते हैं जी। परंतु यदि 10% के नीचे किडनी फंक्शन पहुंच जाता है तो सूजन बहुत ज्यादा आ सकती है, फेफड़ों में पानी भर सकता है, हार्ट के चारों तरफ पानी जमा हो जाता है, इवन ब्रेन पे स्वेलिंग आ सकती है। तो ये सब लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसके पहले ही हमें ये देखना होता है कि हम पेशेंट को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो उसमें तैयारी हमें दो चीज़ों के लिए करना होती है। पहले तो हमें पेशेंट को मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ता है कि आगे जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट या तो डायलिसिस की फॉर्म में होगा, जिसे खून की सफाई कहते हैं। और खून की सफाई दो तरह से होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पेट में नली डाल करके होती है जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, और दूसरी मशीन के द्वारा होती है जो इंस्टीट्यूशनल होती है और जिसमें 4 घंटे का सेशन होता है और खून जो है मशीन के द्वारा क्लीन किया जाता है, एक फिल्टर लगाकर, आर्टिफिशियल फिल्टर लगा करके। और दूसरा जो किडनी फेलियर का उपाय या ESRD का उपाय है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट होने का। और किडनी ट्रांसप्लांट जो है हम आजकल दो तरह से कर रहे हैं। एक तो ये जिसमें कि कोई रिलेटिव अपनी किडनी देता है या कोई सगा संबंधी अपनी किडनी देता है। गवर्नमेंट ने इस बारे में काफ़ी सारे रूल्स बनाए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि जो प्रथम श्रेणी के रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, माँ बाप भाई बहन, ये लोग ही किडनी दे सकते हैं। और एक इमोशनली रिलेटेड डोनर की कैटेगरी है जो जिसमें पत्नी आती है। तो यदि माँ बाप भाई बहन में से कोई उसमें सूटेबल नहीं है तो पत्नी भी किडनी प्रदान कर सकती है, लेकिन उसके लिए विशेष परमिशंस की जरूरत होती है और काफी लीगल फॉर्मेलिटीज उसके लिए करनी होती हैं जी। अच्छा, दूसरी तरह का ट्रांसप्लांट ये होता है जो अब देखने में आ रहा है और जिसके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ रही है। लोग अपने मृत्युशैया पे पड़े पेशेंट्स जो होते हैं, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, ब्रेन डेड यानी जो अब जीवित रहने के योग्य नहीं रह जाते हैं परंतु उनका हार्ट काम कर रहा होता है और वे यदि हम उनको वेंटिलेटर से हटा लेंगे तो वे मृत हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में बहुत सारे दानी लोग अपने मरीज का गुर्दा दान कर देते हैं। ऐसे में हम एक मरीज से 2 किडनी 2 लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ये भी बहुत देखने में आ रहा है। देखिए, साउथ इंडिया में तो बहुत है, गुजरात में बहुत सारे ट्रांसप्लांट ऐसे हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में इनकी संख्या थोड़ी सी कम है परंतु हुए हैं। जैसे भोपाल, इंदौर, 2 शहरों में तो ये ट्रांसप्लांट रेगुलरली हो रहे हैं और ये नियंत्रित होते हैं नोटो से। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री बनी हुई है हमारी, उसके द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। तो अब मैं आता हूं अपने जो नॉर्मली ज्यादातर पेशेंट्स तो ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं चूंकि डोनर अंगों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और देखिए, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी किडनी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। अब जो शादीशुदा लोग हैं उसमें पत्नी ऑब्जेक्शन करती हैं उनकी, भाई को किडनी क्यों दे रहे हैं आप। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब तक पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ता है। तो अगर आप घर पे अपनी डायलिसिस करना चाहते हैं तो पेट में एक नली फिट कर देते हैं, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस या CAPD कहते हैं, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ये डायलिसिस की जो विधा है ये महंगी होती है परंतु कुछ लोग जो कि सर्विस में है या जिनको विभाग रीइंबर्समेंट करता है उन लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो वे घर में स्वयं अपनी पानी बदलकर पेट में पानी भर के डायलिसिस कर सकते हैं। दूसरी इंस्टीट्यूशनल डायलिसिस सुविधा है जिसमें हाथ में एक फिस्टुला करके ऑपरेशन किया जाता है
जिससे हाथ की नस मोटी हो जाती है और हाथ में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए ब्लड फ्लो को हम मशीन में लेकर के और मशीन से उसको क्लीनिंग कर देते हैं या फिल्ट्रेशन कर देते हैं। 4 घंटे की ये प्रोसेस होती है। जैसा कि भ्रांतियां हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। यदि आपकी किडनी अभी एंड स्टेज पे नहीं पहुंची है तो पहले ही सर्जन से फिस्टुला बनवा लें, क्योंकि फिस्टुला को भी मैच्योर होने में टाइम लगता है, लगभग 1 से 1.5 महीना। और अंत में यदि हम बनवाते हैं एट दी 11th आवर, बिल्कुल लास्ट क्षणों में, तो कई बार फिस्टुला फेलियर के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो फिस्टुला बन ही नहीं पाता। ऐसे में हम एक टेम्परेरी कैथेटर डाल के हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं जी। तो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया ये है, दोनों प्रक्रिया थोड़ी खर्चीली है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि शासन ने आजकल आयुष्मान योजना में डायलिसिस का प्रोविजन कर दिया है। शासन ने प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत जिला अस्पतालों में, इवन छोटी छोटी जगहों में डायलिसिस, अब मैं पिछले 10 साल में देख रहा हूं कि पूरा सीन बदल चुका है। जहां पहले लोग दूर दूर से, यानी सागर तक से मेरे पास पेशेंट्स आते थे डायलिसिस कराने के लिए रेगुलर, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, परंतु अब वे वहीं के वहीं अपना डायलिसिस करा पा रहे हैं। ये बात भी सही है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। तो काफ़ी कुछ परेशानियां जो है वो शासन ने जो है प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत जो है मशीनें इंस्टॉल करके जो काफ़ी समस्या हल कर दी है। परंतु फिर भी एक खर्चीली प्रक्रिया है। 4 घंटे अस्पताल में रहना पड़ते हैं। अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी करा रहे हैं तो 8 से 12 घंटे आपको अस्पताल में निकालने ही पड़ेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो पेशेंट्स जिनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, शायद ट्रांसप्लांट उनके लिए एक सूटेबल ऑप्शन नहीं होता है, तो वे डायलिसिस करा सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट यंग है, मैं कभी भी उनको डायलिसिस कराने की सलाह नहीं देता। मैं उनको कहता हूं कि जैसे किडनी अवेलेबल होती है वो अपना ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि ट्रांसप्लांट से बढ़कर किडनी फेलियर का और कोई अच्छा या बेहतर चिकित्सा उपाय नहीं है। जी, इसमें अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देखिए, किडनी हर इंसान का साइज, इंसान के जो किडनी का साइज़ है तो मेरे ख्याल से वो सेम ही होता है। इसमें जैसे एक महिला है तो महिला पुरुष को दे सकती है या पुरुष महिला को किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है, तो क्या किडनी मैच हो जाती है? ब्लड ग्रुप का भी इसमें कुछ आपने जैसा जिक्र किया कि सगे संबंधी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप भी मैच करना जरूरी है? ये थोड़ी सी जो सामान्य जानकारी, सही टेक्निकल बातें बता रहे हैं आप। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ब्लड ग्रुप मैचिंग होना बहुत जरूरी है जी। परंतु आजकल ट्रांसप्लांट की कुछ ऐसी विधियां निकल आई हैं जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस करके हम अक्रॉस द ब्लड ग्रुप भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यदि ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा है तो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर प्राथमिक आवश्यकता जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट वो ब्लड ग्रुप मैचिंग की तो है अभी भी, क्योंकि प्लाज्मा फेरेसिस महंगी प्रक्रिया है, थोड़ा सा जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसमें यदि कहीं कोई डोनर उपलब्ध नहीं है और फिर भी हमें ट्रांसप्लांट करना है तो हम अक्रॉस द ब्लड ग्रुप भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये तो रही आपकी ब्लड ग्रुप की बात। महिला पुरुष को दे सकती है, पुरुष महिला को दे सकती है, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। कई बार ऐसा होता है साहब कि हमारे जैसे दो एक मियाँ बीबी हैं या एक पति पत्नी है और एक जोड़ा है जो और दूसरा जोड़ा है, तो हम क्रॉस भी कर लेते हैं। यानी यदि ब्लड ग्रुप मैच नहीं खा रहे हैं पति पत्नी के, तो हम एक ऐसा जोड़ा चुन लेते हैं जिससे कि क्रॉस में हम एक दूसरे से किडनी जो है लेकर के डोनेट कर सकें और कर सकें। इसको हम डोमिनो ट्रांसप्लांट कहते हैं और सरकार और कानून इस बात की मान्यता देता है जी। तो डॉक्टर साहब का ये साफ कहना है कि यदि आपकी एज ज़्यादा है तो ट्रांसप्लांट कोई ऑप्शन, मेरे ख्याल से आपने कहा कि उस पर जाया जा सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक भ्रांति भी कह लीजिए, आम लोगों के बीच में भ्रांति कि डायलिसिस यदि कोई पेशेंट करवाता है तो उसके जो सर्वाइवल के चांस बेहद कम, ऐसे लोगों के बीच चर्चा का विषय रहता है। इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहिए, क्योंकि देखिए, कैंसर यदि किसी को होता है तो वो ऐसा भी पहले कहा जाता था कि कैंसर से वापस आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, युवराज सिंह जैसे और कई सारे जो पेशेंट्स हैं वो सर्वाइव कर गए। इसमें कितने चांसेस होते हैं और लोगों की ये जो भ्रांति है इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये बात आपकी आंशिक रूप से सत्य है। मैं ये स्वीकार करना चाहूंगा कि डायलिसिस इसका 100% ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। जो काम गुर्दे 24 घंटे एक्टिव रहकर करते हैं, उस काम को आप एक मशीन के द्वारा 4 घंटे में संपन्न नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट तो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा व्यक्ति का जीवन प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस का अर्थ मृत्यु है। मैं अगर बोलूं तो मेरे कई पेशेंट जो हैं वो 10 साल के ऊपर से डायलिसिस कराते हुए आए हैं
और वे जीवित रहे, अपना काम भी करते रहे। उनमें कई लोग सर्विस भी करते थे, उनकी सर्विस भी निरंतर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहे थे, वो भी काम वे करते रहे। परंतु होता क्या है नॉर्मली कि किडनी की जो बीमारी होती है वो एडवांस स्टेज के अंदर उसके अंदर खून की नलियां कड़ी होने लगती हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज था, ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर था, उनकी खून की नलियां पहले से ही खराब अवस्था में थी, तो हमारे शरीर की ब्लड सप्लाई पहले से ही कंप्रोमाइज रहती है। ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका होता है, यानी किडनी फेलियर होने के पहले हार्ट की बीमारी हो चुकी होती है। तो जहां कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में रहने वाली बीमारियां हैं, वहां निश्चित ही जीवन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। परंतु प्राइमरी रीनल डिसीज जिनको है उनको डायलिसिस में मिनिमम 5 साल तो आसानी से हम उनको जीवन प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। और दो महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर गुप्ता ने कही है कि एक तो यदि आपकी एज कम है और यदि और एडवांस स्टेज में बीमारी है तो आपको ट्रांसप्लांट की तरफ कोशिश करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। एज ज़्यादा है तो फिर जैसा कि सर्वाइवल के अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। मैं कहूँगा कि अगर एक बार आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपकी जिंदगी लगभग नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल सही बात। ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स हैं उनको दवाई जरूर जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई लेनी पड़ती, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दे आर एज गुड एज नॉर्मल पेशेंट। आप उनको देख के नहीं कह सकते कि इस बंदे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और डॉक्टर साहब ने एक भी बात और कही कि कई राज्यों में ये बहुत कॉमन होता जा रहा है ट्रांसप्लांटेशन। ब्रेन डेड डोनर तो हम भोपाल में भी 3-4 अस्पतालों में कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रेन डेड डोनर का ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी उतनी संख्या नहीं हो पा रही। जनता में थोड़ी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी यदि शुरुआत में ही पता चल जाए तो फिर उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं एक आखिरी सवाल अब ये करूंगा कि यदि एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसे डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका बीपी और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तो भी आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, तो वो कौन सी एज है जहां से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए कि अब यहाँ से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करना है और ये तमाम सारे जितनी भी बीमारियां हैं उनके जांच करानी है? ऐसी कौन सी एज है जहां से व्यक्ति को अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करना चाहिए? देखिए, किडनी की बीमारी तो किसी भी एज में हो सकती है, परंतु आपने जैसा बताया कि किडनी की ज़्यादातर बीमारी है लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जी। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखना है, तो खाने पीने पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल शराब है, गुटखा, तंबाकू इत्यादि चीज़ों से दूरी रखें। और अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो आपको निश्चित तौर से स्मोकिंग से डिस्टेंस बनानी है, क्योंकि स्मोकिंग का सीधा सीधा रिलेशन गुर्दे की खराबी से होता है। इसमें गुर्दे सिकुड़ जाते हैं स्मोकिंग करने वालों। और मैं कहूँगा पानी ना तो बहुत ज़्यादा पीजिए और ना बहुत कम पीजिए। ऐसा कहा जाता है कि साहब पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी नुकसान हो सकता है, तो जल चिकित्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर स्वयं मांगता है कि कितना पानी होना चाहिए, हाँ कमी ना होने दें, निश्चित पिएं। अपने भोजन में संयमित रखें, अपना टाइम पे भोजन करें और अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को जरूर आपको सम्मिलित करना है। एक और बहुत बड़ी बात है कि स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनने से कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं और किडनी सबसे ज़्यादा उसमें प्रभावित होती है। हम लोग जो केसेस देख रहे हैं उसमें ये है कि जरा सा मेरे को दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ तो कोई गोली खा ली और पेन किलर ले आए मार्केट से, क्योंकि हमारे यहाँ तो अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, तो हर कहीं से अवेलेबल हो जाती है। तो किराने की दुकान पे भी हरी पन्नी की गोली मिलती है और मैंने देखा है कि ज़्यादातर मजदूर लोग शाम में जब अपनी ड्यूटी खत्म करते हैं तो रात में बॉडी एक ना हो तो वो एक हरी पन्नी की गोली जिसमें डाइक्लोफेनेक होता है वो खा लेते हैं। और डाइक्लोफेनेक किडनी के लिए जहर का काम करता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गिद्धों की एक पूरी प्रजाति डाइक्लोफेनेक की वजह से समाप्त हो गई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जो पशु डाइक्लोफेनेक लगाया जाता था उन मृत पशुओं का शरीर खा के गिद्धों की किडनी फेल हुई। तो जब गिद्धों यानी ये एनएसएड्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें हम पेन किलर्स कहते हैं, ये गुर्दे के लिए जहर का काम करते हैं। तो हमें खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है और पेन किलर्स बहुत सावधानी के साथ लें और पेन किलर्स खाने की कभी भी आदत ना डालें। पर मैं देख रहा हूं पब्लिक जो है पेन किलर्स को बिल्कुल पिल पॉपिंग जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमसे इस पूरे बातचीत करने के लिए कि कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए यदि आप एडवांस स्टेज में हैं। उन्होंने विस्तार से सारी बात बताई है। तो अगली बार हम ऐसे ही और किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।